नमस्कार साथियों, आर्ट थ्योरी कॉलेज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत प्रस्तावना को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसकी जानकारी हमको वैसे भी होनी ही चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप यूपीपीएससी की कोई भी परीक्षा देते हैं, यानी जीडीसी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीआईसी लेक्चरर, या यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएचईएससी, या यूपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो और कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो इसको आना चाहिए। यूपीपीएससी के लिए एक फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, जो प्रस्तावना है हमारी, इसके बारे में हम थोड़ा सा परिचय करते हैं। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये एक प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो प्रस्तावना है हमारी, इसको कहा जाता है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी इंग्लिश में बोले तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या बताता है? तो संविधान की आत्मा जो ये, इसको इंग्लिश में प्रस्तावना को प्रियम्बल कहते हैं, PREAMBLE, प्रियम्बल बोलते हैं, या इसको उद्देशिका भी हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। तो जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसका क्या सेंस होता है, ये क्या दिखाता है? तो यह बताता है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। और क्या बताता है? और बताता है कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा राष्ट्र है, वो किस सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा, किस सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा, और क्या उसका उद्देश्य होगा हमारे संविधान का। इसके बारे में एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन देता है। तो ये प्रस्तावना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संविधान को समझने के लिए, संक्षिप्त में। तो साथियों, चलिए सीधे इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे और प्रस्तावना को पढ़ के समझेंगे। और फिर चूंकि ये छोटा चैप्टर है, लेकिन प्रश्न बहुत डीप आते हैं, प्रैक्टिकल बेस, इसलिए हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद में इसके एमसीक्यू भी इसी पर आज के वीडियो में ही सॉल्व करेंगे इनको, जिससे एक एक प्रश्न हमारा अच्छे से कंठस्थ हो जाए। ठीक है। तो चलिए साथियों, हम प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है प्रस्तावना की। जो प्रस्तावना है, एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। क्या हुआ था साथियों? केशवानंद, केशवानंद भारती, और बनाम केरल राज्य। ये केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। इस पे जो जजमेंट आया था, यानी जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, इस केस का जो डिसीजन आया था, उसमें बोला गया था कि जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस केस में यह निर्णय लिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, यानी संविधान से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, उसी में अ, माना जाएगा, या उसी का अंग है। और लेकिन इसी के साथ में लेकिन लगा हुआ था, लेकिन, लेकिन न्यायालय में लागू नहीं हो सकती। लागू नहीं हो सकती का मतलब है कि इसके आधार पर आप निर्णय नहीं दे सकते, यानी ये जुडिशिएबल नहीं है, जस्टिसिएबल नहीं है। यानी आप प्रस्तावना को लेके अगर पहुंच जाते हो किसी कोर्ट में, और कहते हो कि प्रस्तावना में लिखा है इसलिए ये मेरा हक बनता है, तो ऐसा नहीं है। आप प्रस्तावना प्रस्तावना की चीजों को लेके जस्टिस नहीं करवा सकते। ठीक है। वो न्याय योग्य नहीं मानी जाती है प्रस्तावना। लेकिन जो अ, वहां वो अदालत है, वहां पे जो जज है, वो इसको अपनी व्याख्या करने में जरूर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। इसका अर्थ है न्यायालय में लागू योग्य नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि जो नागरिक है, वो सीधे अदालत में जाकर प्रस्तावना के आधार पर मुकदमा नहीं कर सकता, लेकिन जो संविधान की व्याख्या करते समय अदालतें इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है। तो चलिए साथियों, प्रस्तावना को पहले हम पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में इस पे आधारित हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और फिर ये क्लास हमारी खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। एक एक प्रश्न इसका सही होगा। अगर खासकर आप कोई एग्जाम ये देते हैं, तब तो आपको एक एक पॉइंट आपको आना चाहिए। चलिए साथियों, प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, हम कौन है? भारत के लोग भारत को, भारत को क्या मानते हैं? एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक, पहले एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद में एक एक अर्थ समझेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारी प्रस्तावना साथियों। अब इस प्रस्तावना को अगर हम समझें, अगर इस प्रस्तावना को साथियों हम समझें तो एक एक करके अब हम इसको समझेंगे, ठीक है, एक एक चीज का अर्थ क्या होता है। तो साथियों इसका अर्थ क्या है, पहला क्या है, हम भारत के लोग, एक एक चीज को समझेंगे हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, जो भारत का संविधान है वो किसी राजा ने नहीं दिया है। इसको हम समझ रहे हैं, हम भारत के लोग, जो भारत का संविधान है वो किसी राजा ने नहीं दिया है, इसे भारतीय जनता ने स्वयं बनाया है, भारत की जनता ने स्वयं बनाया है। तो यह जनशक्ति को दिखाता है, यह किसको दिखाता है, जन शक्ति को दिखाता है, ठीक है, जनशक्ति को दिखाता है साथियों। जनशक्ति का मतलब है पीपल्स सोवरेनिटी, ठीक है, पीपल्स सोवरेनिटी। अब क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहते हैं, कैसा गणराज्य बनाना चाहते हैं साथियों, प्रभुत्व संपन्न, कैसा, प्रभुत्व संपन्न की बात करता है। अब ये एक वर्ड आ गया, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है साथियों कि जो भारत है वो किसी भी देश के नियंत्रण में नहीं है, ये अपने आप में ही प्रभुत्व है, ठीक है, भारत किसी भी देश के नियंत्रण में नहीं है, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, चाहे वो रक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो कानून से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, चाहे वो कानून से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, या कोई भी इसमें बाहरी दखल नहीं कर सकता, ठीक है, सभी निर्णय हम लेने के लिए खुद में प्रभुत्व है, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है। दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा एक शब्द क्या है, समाजवादी, समाजवादी बनाने की बात करता है गणराज्य। समाजवादी का मतलब क्या है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट बनाने की बात करता है, यानी जो साधन है, संसाधन है, जो साधन है, संसाधन है, एक एक चीज को हम लिख के समझते हैं, ज्यादा आसान रहेगा साथियों। इसको आप लिख लीजिए, फिर एक एक का अर्थ लिख लीजिएगा। सबसे पहले बात क्या किसकी, हम भारत के लोग, इसका अर्थ क्या था, तो साथियों हम भारत का लोग का अर्थ था कि संविधान किसी राजा ने नहीं दिया, राजा ने नहीं दिया, ठीक है, संविधान राजा ने नहीं दिया है, भारतीय जनता ने स्वयं बनाया है, ठीक है, भारतीय जनता ने स्वयं बनाया है, यानी ये जनशक्ति को दिखाता है, किसको दिखाता है, जनशक्ति को दिखाता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पीपल्स सोवेरेंटी, ठीक है साथियों, ये हो गया हम भारत के लोग। और दूसरा इसमें क्या है, दूसरा इसमें साथियों भारत को क्या बनाने की बात करता है, हम भारत के लोग के बाद प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होगा, तो साथियों जो प्रभुत्व संपन्न है इसका अर्थ है कि किसी देश के नियंत्रण में नहीं है, भारत किसी देश के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, अपने निर्णय स्वयं, अपने जो निर्णय हैं वो स्वयं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे साथियों समझते हैं, प्रभु संपन्न हो गया, इसके बाद में समझते हैं समाजवादी का अर्थ क्या है। देखिए जो समाजवादी है, तीसरी चीज है समाजवादी शब्द आता है,
समाजवादी का मतलब है कि साधन और जो संसाधन है समाज के सभी लोगों तक पहुंचे, कोई भी अमीर गरीब की खाई ना हो, बहुत बड़ी ना हो खाई। यह शब्द बेसिकली पहले नहीं था हमारे संविधान में, जो समाजवादी शब्द है ये पहले नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो शब्द है समाजवादी शब्द, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या है साथियों? तो इसका अर्थ है हमारा कि जो साधन और संसाधन है, साधन और संसाधन है, वो सब तक पहुंचे, ठीक है। पूरे समाज में पहुंचे, सभी तक, ठीक है। सभी तक पहुंचे, और कोई भी अमीर गरीब या ऊंचा नीचा वाला बात ना रहे। ये बात करता है कि समाजवादी हो, ठीक है। अब कहता है पंथ निरपेक्ष हो। प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो साथियों जो पंथ निरपेक्ष है इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो पंथ निरपेक्ष है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर। सेकुलर। अब इसका अर्थ क्या हुआ साथियों सेकुलर का? सेकुलर कहता है कि जो राज्य है वो किसी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता। जो हमारा राज्य है वो किसी भी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखेगा, समान रूप से सम्मान करेगा और समान रूप से संरक्षण देगा। यह भी शब्द पंथ निरपेक्ष भी शब्द नहीं था, यह भी 42वें संशोधन में आया, इसी में आया, ठीक है। में जोड़ा गया। जो हमारी मूल प्रस्तावना थी उसमें यह शब्द नहीं था, समाजवादी भी नहीं था, पंथ निरपेक्ष भी नहीं था। ये कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया साथियों। अर्थ क्या है? कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य का अपना धर्म नहीं, सभी धर्म समान, ठीक है। सभी धर्म समान होंगे और सभी को समान रूप से ये संरक्षण देगा, ठीक है। ये हो गया पंथ निरपेक्ष की बात साथियों। अब इसके बाद कहता है लोकतंत्रात्मक। ये लोकतंत्रात्मक समझते हैं क्या होता है? तो चलिए साथियों 5 नंबर लोकतंत्रात्मक समझते हैं। इन शब्दों का मतलब ही डायरेक्ट प्रश्न आता है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, आप समझिएगा। नहीं तो हम इसी में आपको टिक करके सारी चीजें बता सकते हैं पढ़ के, लेकिन जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न इस पर का एक प्रश्न है, इसका अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें प्रश्न फैक्चुअल नहीं पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है आपका विस्तार रूप में, इसका वर्णन मांगता है। अभी हम प्रश्न भी आगे देखेंगे, इस पीपीटी में प्रश्न भी मैंने ऐड किया है आज की क्लास में। तो प्रभुत्व संपन्न समझ लिया हम लोगों ने क्या है, समाजवादी समझ लिया, पंथ निरपेक्ष समझ लिया। ये दोनों शब्द 42वें संशोधन में जोड़े गए। अब साथियों पांचवा हम क्या समझने जा रहे थे? लोकतंत्रात्मक क्या होता है? लोकतंत्रात्मक साथियों, देखिए लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। तो ये क्या कहता है? लोकतंत्रात्मक कहता है साथियों कि जो देश की सरकार है वो जनता द्वारा चुनी जाएगी। हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। जो हर एक नागरिक है वो वोट का अधिकार है उसको। और जो सरकार है, जो भी हमारे देश की सरकार होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। सॉरी सर, जनता द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। जो पूरा तंत्र है वो लोक होगा, ठीक है, लोगों के द्वारा पूरा चलेगा। तो जो नागरिक है उसको वोट का अधिकार होगा, वो स्वयं चुनेगा अपनी सरकार को, और जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, ठीक है। बात समझ गए? कोई भी राजा का शासन नहीं होगा, लोकतंत्र चलेगा। ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट क्या है साथियों? हाँ, तो ये समझ गए कौन कौन से किसकी किसकी बात करता है, कैसा गणराज्य बनाने की बात करता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात करते हैं, समाजवादी बनाने की बात करते हैं, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जो भी भारत के नागरिक हैं उनको अब क्या बात कर रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय किस किस प्रकार का, कैसा कैसा न्याय देने की बात कर रहा है? तो बात कर रहा है साथियों सामाजिक न्याय देने का, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कर रहा है। अब ये क्या है साथियों? चलिए इनको समझते हैं। लोकतंत्रात्मक समझ लिया। देखिए, अब जो न्याय है किस प्रकार के न्याय की बात करता है? जो न्याय की बात करता है साथियों, तो न्याय की बात करता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा 3 प्रकार का न्याय है? एक तो बात करता है
अगर अगर एक सेकंड साथियों, गणराज्य अगर नहीं समझ में आया है कि गणराज्य क्या है, तो उसको भी हम समझा देते हैं। प्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब ये गणराज्य क्या है इसको भी हम समझा देते हैं साथियों। इसी पर आपका 6 नंबर पर गणराज्य क्या है। गणराज्य को इंग्लिश में साथियों रिपब्लिक कहते हैं। तो गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। कोई भी वंशानुगत पद नहीं है। जो राष्ट्रपति है, जो साथियों राष्ट्रपति है हमारा, वो कोई राजा का वंशानुगत पद नहीं है। वंशानुगत पद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है और जब वो मर गया तो उसका उत्तराधिकारी एक राष्ट्रपति बन गया। ऐसा नहीं है। ये कैसे चुना जाएगा? तो जो जनता के द्वारा हम प्रतिनिधि चुनते हैं, ये लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। जनता किसको चुनती है? अपना प्रतिनिधि चुनती है। और प्रतिनिधि किसको चुनेगा? राष्ट्रपति को चुनेगा। तो भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। देश में कोई वंशानुगत पद नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं गणराज्य साथियों। अब इसके बाद में क्या है? प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं। यहां से प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के उद्देश्यों की बात करता है? सबसे पहले सबसे पहले बात करता है न्याय की। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चलिए एक एक करके समझते हैं साथियों। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय पहले समझते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक। सामाजिक न्याय। दूसरा न्याय किस प्रकार का? अभी सामाजिक न्याय की बात क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि साथियों समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति कोई भी हो, अगर भारत का नागरिक है तो उसके साथ जाति, जाति, धर्म, जाति हो या धर्म हो, या उसकी भाषा देखो, या लिंग के आधार पर वो पुरुष है, औरत है या ट्रांसजेंडर है, इन किन्हीं भी कारणों से उनके साथ भेदभाव नहीं करोगे। भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये न्याय है उसको दिया गया कि हर व्यक्ति को समाज में सम्मान मिले। ठीक है, सम्मान मिले उसको, और बराबर का अधिकार मिले। बराबर का अधिकार मिले। ठीक है, समाज में आप उसकी जाति देखकर, उसका धर्म देखकर, उसकी भाषा देखकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को समाज में सम्मान, अवसर और अधिकार बराबर मिले। कहने का मतलब है कि जो छुआछूत है वो खत्म करना, समान रूप से सामाजिक दर्जा देना, और शिक्षा, रोजगार और अवसरों तक उनकी पहुंच पहुंच सके, समाज में बराबरी का माहौल बने। ठीक है, तो ये हुआ इसका अर्थ। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करता है। दूसरा कौन सा साथियों बात करता है? तो दूसरा बात करता है, देखिए, सामाजिक हम लोगों ने समझ लिया, आर्थिक न्याय। आर्थिक और फिर है राजनीतिक। तो आर्थिक और राजनीतिक को समझते हैं। ये आर्थिक न्याय क्या कहता है साथियों? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस। ये इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इसका अर्थ है कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपनी मूल जरूरतें पूरी करने का मौका मिल जाए। ना तो अत्यधिक गरीबी हो, ना तो अत्यधिक अमीरी हो। तो जो गरीबी और अमीरी का अंतर है उसको कम किया जाए। उसको कम किया जाए। अमीरी और गरीबी का अंतर जो है वो कम किया जाए। ठीक है साथियों, ये उद्देश्य हुआ। सबके लिए कमाई के अवसर हों, सबके लिए कमाई के अवसर होने चाहिए। हर कोई कमा सके व्यक्ति, उसका शोषण ना हो पाए, शोषण से सुरक्षा उसको मिले। उसका शोषण ना हो पाए, उससे उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तीसरी साथियों, जो मजदूरी है वो एक उचित रूप में होनी चाहिए। उचित मजदूरी तय होनी चाहिए। जो काम करे तो उसको ठीक, उसको आमदनी का पैसा मिल सके। और जो आर्थिक संसाधन है उनका बंटवारा सही से हो सके। जो आर्थिक संसाधन है, संसाधनों का समान बंटवारा सभी को। ठीक है,
सभी को हो सके। तो ये भी न्याय दिया गया। न्याय का मतलब है कि आपको आपका अधिकार दिलाना। जो देश की संपत्ति है वो कुछ लोगों के हाथ में ना समटे। ठीक है। यहां सामाजिक बात कर रहे थे, हम भावनाओं पे चल रहे थे, यहां हम आर्थिक बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। तो सबके लिए कमाई के समान अवसर हो, शोषण से सुरक्षा मिले, उचित मजदूरी मिले, आर्थिक संसाधनों का समान रूप से बंटवारा हो। कहने का अर्थ है कि देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में ना सिमटे, हर किसी को विकास का लाभ मिले। ये हो गया हमारा आर्थिक न्याय। तीसरा क्या था? राजनैतिक न्याय। राजनीतिक क्या है साथियों? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या कहता है? ये सोशल जस्टिस, ये आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब है पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है। ये राजनीतिक न्याय को इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो सभी नागरिक हैं इनको राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार मिले। जो नागरिक हैं हमारे यहाँ के सभी, इनको राजनीति में आने के लिए, राजनीति में भाग लेने का समान अवसर मिले। समान, ऐसा नहीं है कि आप किसी को रोक देते हो कि आप उसमें राजनीति में भाग नहीं ले सकते, आप वोट नहीं डाल सकते। वोट का भी अधिकार है सभी को। ठीक है। समान अधिकार। ठीक है। वोट का अधिकार भी समान रूप से, चुनाव लड़ने का समान अवसर है, चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है। चुनाव लड़ने का अधिकार है। सरकार बनाने में समान रूप से भूमिका है। कानून बनाने में भी समानता है। तो ये सारी चीजें हैं। राजनीति में कोई ऊंचा नीचा नहीं, हर नागरिक बराबर। इसका अर्थ क्या है? राजनीति में कोई ऊंचा नीचा नहीं, सभी बराबर। ये हुआ साथियों राजनीतिक न्याय का अर्थ। अब इसके बाद में संविधान प्रस्तावना आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पढ़ लिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और आगे की बात क्या करता है? विचार, एक सेकंड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। तो चलिए एक एक स्वतंत्रता को हम लोग समझते हैं। पांच हैं टोटल। एक तो विचार, एक तो अभिव्यक्ति, एक तो विश्वास, एक तो धर्म, और एक उपासना। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक एक करके पांचों को समझते हैं अच्छे से। पांच प्रकार की साथियों स्वतंत्रता की बात करता है। जो स्वतंत्रता की बात होती है वो कितने? पांच प्रकार की साथियों बात होती है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार की बात करता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा क्या है? विश्वास। और चौथा क्या है साथियों? धर्म। पांचवा क्या है? उपासना। ये पांच हैं। अब एक एक का अर्थ समझते हैं साथियों। देखिए, विचार की स्वतंत्रता की बात करता है, तो विचार की स्वतंत्रता क्या है? विचार की स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट। हर व्यक्ति अपने मन में फ्रीली कुछ भी सोच सकता है। जो प्रत्येक व्यक्ति है वो कुछ भी सोच सकता है। ठीक है। सोचने के लिए स्वतंत्र है। सोचने के लिए स्वतंत्र है हर एक व्यक्ति। ठीक है। उसकी सोच को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक है। जो सोच है उसके लिए कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा कानून नहीं बना सकते जैसे जो नॉर्थ कोरिया हो गया, वहां पे कई सारे ऐसे कानून हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं, आप सोचने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, फ्री होकर सोच सकते हो। तो विचार जो आपके मन में आ रहे हैं उनकी पूरी की पूरी आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है। अब दूसरा है साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभी एक में ही है साथियों, सॉरी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता इसका मतलब क्या हुआ? इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति को एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने जो विचार हैं, यहाँ हम विचार सोचने के लिए हमको स्वतंत्रता मिली, हम सोच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता उस पे। अब जो ये विचार हैं और राय है हमारी, जो हमारे विचार हैं या राय है या सुझाव हैं या कोई मत है, ठीक है, इनको बोलकर या लिखकर सोशल मीडिया पर शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकता है। जो हमारी सोशल मीडिया है, इस पे शांतिपूर्ण तरीके से, कहने का मतलब है इस तरीके से अपने विचार नहीं प्रस्तुत करोगे कि दूसरे के लिए वो एक हिंसा का कारण बन जाए। शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकते हो, शांतिपूर्ण व्यक्त कर सकते हो। मान लीजिए आपके दिमाग में किसी के प्रति कुछ विचार आता है, उसको आपने किसी के सामने जाहिर कर दिया या कहीं आप पोस्ट कर दिए, तो वो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि वो हिंसात्मक एक व्यवस्था बना दे, हिंसा बढ़ जाए उससे, कहीं द्वेष बढ़ रहा हो, किसी को आहट पहुंच रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने विचार रखिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन तब तक जब तक वो ऐसा हिंसा का कारण ना बन रहा हो, ठीक है, किसी दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचा रहा हो, ऐसा। तो ये भी स्वतंत्रता है, आपको अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, पहले विचार सोचने की, फिर उसके बाद उनको व्यक्त करने की। तीसरा, विश्वास की। तीसरा कौन सी स्वतंत्रता है? विश्वास की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता यानी बिलीफ, फ्रीडम ऑफ बिलीफ। तो हर व्यक्ति अपनी मान्यताओं, धारणाओं और विचारों को मानने का अधिकार रखता है। मतलब जो उसकी मान्यता है, जो उसके विश्वास हैं, जो उसकी मान्यताएं पुरानी चली आ रही हैं, या उसकी धारणाएं कुछ अपनी हैं कि हम तो मानते हैं कि ऐसा हम करेंगे, तो वो अपनी धारणाओं को, फिर वही बात है, वो कंडीशन हर जगह पे है कि दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे का भी सम्मान हो। धारणाओं और विचारों, जो आपकी मान्यताएं हैं, कोई पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, धारणाएं अपनी हैं, विचार हैं आपके, इनको मानने का अधिकार है। मानने का अधिकार है। आप जिस चीज पे विश्वास करते हो तो आप करो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो, ठीक है, उसके लिए आपको स्वतंत्रता मिलती है, ये है इसका अर्थ। साथियों, जो चौथा है वो है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति जो भी है, वो किसी भी धर्म को मानने, ना मानने अथवा बदलने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति है, वो उसका मन करे तो धर्म को मानने, धर्म वो माने या ना माने, अथवा बदलने का अधिकार। ऐसा नहीं है कि आप किसी पे दबाव बना सकते हो, कि उस पे दबाव बनाओगे कि नहीं तुमको ये धर्म मानना ही पड़ेगा, नहीं, उसका मन करेगा वो मानेगा, नहीं मन करेगा नहीं मानेगा, और उसका मन होगा तो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेगा, वो बदल भी सकता है, ये उसको अधिकार मिला हुआ है। तो धर्म की भी उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है। अब नेक्स्ट है साथियों इसमें, पांचवा कौन सा था? उपासना। उपासना का अधिकार। उपासना का अधिकार का क्या मतलब है? उपासना का मतलब है साथियों वर्शिप, पूजा करना, ठीक है, पूजा उपासना करना। देखिए, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, रीति रिवाज या संस्कार स्वतंत्र रूप से कर सकते हो आप। किसी भी धर्म की पूजा, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, ठीक है, रीति रिवाज का पालन कर सकते हो, जो आपके रीति रिवाज हैं इनके लिए भी स्वतंत्र हो, या जो आपके संस्कार हैं, ठीक है, इन सब चीजों के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो, ठीक है, इनका अधिकार आपको प्राप्त होता है। तो ये थे 5 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार। कौन कौन सा? विचार, आप अपने कुछ भी सोच सकते हो। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, यानी विचार और राय मत हैं, इनको आप शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त भी कर सकते हो। विश्वास की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानो ना मानो, या मान्यताओं और धारणाओं और विचार हैं आपके, इनको मानने का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता, यानी धर्म मानो या ना मानो या उनको बदल लो,
इनकी भी स्वतंत्रता है आपके पास। उपासना का अधिकार, आप किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, रीति रिवाज को अपना सकते हो, इन सब का आपके पास अधिकार है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद प्रस्तावना में क्या है आगे उसको पढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को समझ लिया। अब समता की बात कर रहा है, किसकी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। चलिए इसको समझते हैं, ये क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। तो समता, समता का अर्थ साथियों समानता ही होता है, इक्वलिटी होता है। ठीक है, समानता या इक्वलिटी, ये एक ही चीज है। ठीक है, इक्वलिटी। क्लियर लिख देते हैं साथियों, बाई चांस आप नोट डाउन करना चाहें। ठीक है, तो समता कहिए, समानता कहिए या इक्वलिटी कहिए, एक ही अर्थ है। तो प्रतिष्ठा और अवसर की ये समानता की बात करता है। अब साथियों प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का मतलब है, प्रतिष्ठा की समता का मतलब है कि समान दर्जा मिले, जो हर एक नागरिक है उसको सामाजिक दर्जा बराबर मिले। सामाजिक दर्जा बराबर रहेगा। ठीक है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा, कोई भी जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं माना जाएगा, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, ठीक है, लिंग हो। तो इन सबसे किसी की प्रतिष्ठा तय नहीं होगी, इनसे जो, इन सबको देख के प्रतिष्ठा तय नहीं की जाएगी। ठीक है, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, सभी को समाज में बराबर सम्मान दिया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा बराबर रूप में आकी जाएगी। ये कहता है, प्रतिष्ठा की समानता देता है आपको। ठीक है, अवसर का मतलब क्या है? अवसर की समानता का अर्थ क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि जो नागरिक है, हर एक नागरिक को मौके और अवसर एक समान मिलेंगे। जो हर एक नागरिक है, हर नागरिक को मौके व अवसर समान मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो शिक्षा की बात करता हो या नौकरी की बात करे, नौकरी की बात करे, या किसी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करे, प्रतियोगिता में प्रतिभाग करे, या किसी पर किसी पद के योग्य की बात करें, तो किसी में भी जाति धर्म लिंग के आधार पर नहीं करोगे, सभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करोगे कि एक धर्म को आप आगे बढ़ा दिए, एक धर्म को आप पीछे कर दिए, ऐसा नहीं। सभी को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके दिए जाएंगे, किसी के भी साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं करेगा। ठीक है, कौन नहीं करेगा साथियों? राज्य किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। तो यानी आपकी प्रतिष्ठा, सामाजिक दर्जा आपको बराबर मिलेगा। अवसर का मतलब है कि हर एक चीज में आपको बराबर का मौका मिलेगा। ये हुआ इसका अर्थ साथियों। ठीक है, अब आगे प्रस्तावना में हमारे क्या मेंशन है? तो साथियों आगे क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। तो प्रश्न साथियों आमतौर पर यहीं तक बनता है, न्याय तीन प्रकार के, पांच प्रकार की स्वतंत्रता, दो प्रकार की समता। ठीक है, बाकी आगे का भी अर्थ समझ लेंगे हम। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है? व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति समान योग्य है, सम्मान के योग्य है, किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार ना हो, ये बात करता है। हर एक व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, उसको बढ़ाने के लिए बात करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले की बात करता है, यानी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात करता है। सभी लोग मिलकर रहें, कोई विभाजन ना हो किसी प्रकार का, और देश मजबूत बना रहे। ठीक है, अखंड रहे, इसकी बात करता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का अर्थ क्या है साथियों? बंधुता का मतलब है भाईचारा बना रहे। ठीक है, भाईचारा बना रहे, ये बात करता है। इन सब के लिए, इतनी चीजों के लिए दृढ़ संकल्प होता है, इतनी चीजों के लिए
दृढ़ संकल्प होता है और इसके साथ में अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, ये इसका साथियों अर्थ हुआ। तो बंधुता का अर्थ क्या हुआ? देश के सभी लोगों में भाईचारा बना रहे, मिलजुल कर रहने की भावना बनी रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान बना रहे। तो बंधुता दो चीजों को करती है। किस किस चीज को? पहली तो व्यक्ति की गरिमा, और दूसरी राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहे। अगर ये दोनों चीजें बनी रहेंगी तो बंधुता बढ़ेगी। ठीक है, ये बात करता है। तो ये थी हमारी साथियों प्रस्तावना। क्लियर है? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे से समझ लिए होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या बनाने की बात करते हैं? प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, तथा उसके समस्त नागरिक, जो भी नागरिक हैं भारत के, इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात, और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले उसको, इतनी चीजें प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। कैसी बंधुता? जो राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करती हो, ऐसा भाईचारा हो, और व्यक्ति की गरिमा भी बचाए रखता हो, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता हो, उसको सम्मान देता हो, ऐसा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहता है साथियों। तो ये ध्यान रखना है। इतनी चीजें थी। अब साथियों इनसे जुड़ा एक दो फैक्ट आपको हम और बताते हैं। तो साथियों अब हम इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट पढ़ लेते हैं। अभी तो हमने संविधान की प्रस्तावना का पूरा अर्थ समझ लिया अच्छे से। किसी भी आप परीक्षा को देखेंगे तो इन्हीं जो ये शब्द हम लोगों ने एक एक करके ये पढ़े हैं, इन्हीं शब्दों पर प्रश्न बनता है कि इनका अर्थ क्या है। इनसे कोई फैक्ट का नहीं बनता है। फैक्ट के कुछ चीजें हैं तो हम बाकी का पर नोट्स बनवा देते हैं प्रस्तावना का। तो सीधे जो हम अब बहुत विस्तार में नहीं बात करेंगे, केवल हम नोट्स बनवा देते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, और निश्चित तौर पर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो अब ब्रीफ ब्रीफ में केवल मुझे लगता है 15 से 20 फैक्ट मैं आपको लिखवा देता हूं अच्छे अच्छे से, जहां से प्रश्न बनता है डायरेक्ट, और वो दिमाग में होना चाहिए। चलिए साथियों लिख लेते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हम आगे करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ये प्रस्तावना पर आधारित प्रश्नों की हम जल्दी से जल्दी वीडियो आपके लिए दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी हम इसकी प्रैक्टिस की ही दे देंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। तो चलिए साथियों इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा पीछे फ्लैशबैक में जाइए। उद्देश्य प्रस्ताव जब नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, वहां से उद्देशिका की बात करते हैं। ठीक है, तो जो नेहरू जी थे, इन्होंने नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसी के बाद में इसको अंगीकृत कब कर लिया गया था? जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसी को अंगीकृत कब किया गया? इस जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसको 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया गया, संविधान सभा का अंग बना लिया गया। ठीक है, अब इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित कर प्रस्तावना बनाई गई। ठीक है, समझे साथियों? जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, वो 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया गया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके ये प्रस्तावना बनाई गई थी। ठीक है, ये चीज दिमाग पे रखना है। दूसरी चीज साथियों, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है फैक्ट, उसके बाद में साथियों जब 42वां संविधान संशोधन होता है, अब वो मूल प्रस्तावना बन गई। 42वां
संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में। जब ये संविधान संशोधन हुआ तो इसमें इसमें जो हमारी प्रस्तावना है इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया साथियों समाजवादी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इन सभी के अर्थ हम समझ चुके हैं, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो तीन शब्द हैं ये जोड़े गए, ये हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, ये मूल में नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं थे साथियों। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब ये तीन शब्द प्रस्तावना में हमारे जोड़े गए। इससे प्रश्न बनता है साथियों, अगली क्लास में हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। ठीक है, तो दिमाग में रखिएगा, ये तीन जहां मिले वही सही आंसर है। ठीक है, कोई भी इनमें से, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया 1976 में। अब नेक्स्ट साथियों, तो साथियों नेक्स्ट है आपका जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, इसने भारत को इसने भारत को किस गणराज्य के रूप में घोषित किया है? कैसे गणराज्य के रूप में घोषित किया है? भारत को इसने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे भारत को कैसा गणराज्य के रूप में घोषित किया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। उसके बाद में साथियों आगे क्या बात किया गया है? ये तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। जो हमारी प्रस्तावना है वो तीन प्रकार के न्याय कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। ठीक है, इन तीन प्रकार के न्याय की बात करता है। इन तीन प्रकार के न्याय आपको दिलाती है। और जो हमारा प्रस्तावना है इसका संविधान विधिक निर्वाचन में भी ये सहायक है। ठीक है, एक व्यक्ति थे के एम मुंशी, एक व्यक्ति थे उनका नाम था के एम मुंशी। के इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के एम मुंशी। इनके अनुसार जो हमारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है हमारी, ये हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, कथन पूछा जाता है साथियों, ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये हमारे गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली। साथियों इसमें वर्ड जो याद करने लायक है वो जन्म कुंडली है। जब भी जन्म कुंडली आ जाए किसी भी कथन में तो के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है, के एम मुंशी ने कहा था। इसके बाद में साथियों आगे एक वाद होता है, एक केस होता है जिसका नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल। ये एक केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसने क्या कहा? ये 73 में केस हुआ था। इसमें जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें माना गया कि जो प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। इसके पहले साथियों एक केस था जिसका नाम था बेरुबारीवाद। क्या नाम था? बेरुबारीवाद। ये केस इससे पहले आया था, ये 1960 में आया था साथियों। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है ये संविधान का भाग नहीं है,
संविधान का भाग नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं साथियों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, जब बात करेगा केशवानंद भारती की, तो इसमें संविधान का भाग माना गया है प्रस्तावना को, है। और उसी के साथ में जब बेरूबारीवाद 1960 में हुआ, इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो 1960 में ये डिसीजन था बेरूबारी वाला, इसको 1900 इसमें 73 में बदल दिया गया, केशव भारती में मान लिया गया। ठीक है, क्योंकि ये पहले का था तो मान लिया गया। इसके बाद में साथियों एक और केस होता है गोलकनाथ बनाम, ये तीन ही मुख्य इंपॉर्टेंट है, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में क्या फैसला है साथियों, इस केस में कहा गया, ये बेसिकली 1967 के आसपास का केस है, इसको ईयर नहीं याद रखना है, उनकी याद रख लीजिएगा। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो केस हुआ, इसमें जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसको प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया, संविधान की मूल आत्मा कहा गया। ठीक है साथियों, इसको याद रखना है। और एक और केस हुआ था बोम्बोई, उसको भी लिख देते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है। बोम्मई है ये, सॉरी, बोम्मई, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडियावाद। इसमें निर्णय क्या है साथियों, केवल वही याद रखना है बस। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केशव भारती केस है, जिसमें उसको भाग मान लिया गया था। ठीक है, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो था, इसमें ये 1994 में हुआ था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। तथा जो पंथ निरपेक्षता है, जो पंथ निरपेक्षता है, यानी सभी धर्मों को बराबर मानने वाली बात, जो पंथ निरपेक्षता है, यह संविधान का मूल लक्षण है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। ठीक है साथियों, तो ये कहा गया बम्बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाले बाद में। ठीक है, अब इसके बाद साथियों, इसके बाद इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात यह है कि जो हमारी प्रस्तावना है, फैक्ट है ये, एक किसी बात से नहीं जुड़ा हुआ, ये एक नॉर्मल फैक्ट है। ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, इसको हम समझा चुके हैं आपको। इसको आप ले जाके कोर्ट नहीं ले जा सकते, इसके आधार पर निर्णय नहीं होगा। ठीक है, ये कहता है, इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ठीक है, ये पीछे मेंशन है ऑलरेडी। इसमें समानता किसकी किसकी बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करता है, दो चीजों की। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, सबसे पहले हमने आपको बता दिया। इसके बाद और क्या इससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो बी आर अंबेडकर जी हैं, इन्होंने जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार है, संवैधानिक संवैधानिक उपाचारों का जो अधिकार है, इनको इनको संविधान की आत्मा और हृदय माना है। जो संवैधानिक उपाचारों का अधिकार है, इनको संविधान की आत्मा व हृदय माना है। ठीक है साथियों, और के एम मुंशी, इनसे जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है। के एम मुंशी, इन्होंने, जो के एम मुंशी थे, इन्होंने जो हमारी प्रस्तावना है,
इनको क्या माना है? राजनीतिक जनपत्री भी कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है, इन्होंने एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पवित्र दस्तावेज भी कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थे साथियों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे प्रस्तावना से जुड़े हुए, और इसी के साथ में इस क्लास को हम खत्म करेंगे साथियों, ठीक है। ढेर सारी चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी हैं, प्रस्तावना को पहले समझा, प्रस्तावना को समझ लिया है, पूरा पढ़ा, एक एक शब्द को डीप में हम लोगों ने इसका मीनिंग समझ लिया। अगर आपको स्पीड कम लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के साथियों देख लीजिएगा वीडियो को, आई होप उसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा किसी प्रकार से। अगर आपको लगता है कि स्लो पढ़ाया मैंने तो स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा, 1.5 पे देख लीजिएगा या 1.25 पे देख लीजिएगा। उसके बाद में इसके हमने एक एक अर्थ को अच्छे से समझ लिया, एक एक को। उसके बाद में साथियों ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, नोट्स थे इंपॉर्टेंट, यहां से हमने नोट्स भी आपके लिखवा दिए, ठीक है। यहां से आप नोट्स लिख लीजिएगा, ये 8 से 10 फैक्ट होंगे मुश्किल से जो पूछे जाते हैं, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है साथियों। सारे के सारे प्रश्न इसमें हर एक शब्द के अर्थ पर ही बनते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आना चाहिए आपको। तो इसी के साथ में साथियों ये प्रस्तावना की क्लास आपकी कंप्लीट होती है, और चूंकि इसमें फैक्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें समझने वाली थी, इसलिए इनका हम टेस्ट जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपकी प्रस्तावना के टेस्ट की होगी, इसलिए आप अच्छे से आप कंठस्थ कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में देखिए आपको चीजें आती हैं या नहीं, और वो सभी के सभी प्रश्न अच्छे खासे एग्जाम में पूछे गए हैं। पीसीएस के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं वो, या किसी अच्छे अच्छे एग्जाम के, यूपीपीएससी के हैं, एमपीपीएससी के हैं, वो सब हैं, ठीक है। तो ये सब आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, जीडीसी या यूपीएचएससी कोई भी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो, केबीएस, एनवीएस, जीटी प्लस भी, कहीं भी अगर जीएस आता है तो ये आपको आना चाहिए। इसी के साथ में क्लास को खत्म करते हैं साथियों, मिलते हैं आपसे नई क्लास में एक टेस्ट के साथ में, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।